इसलिए ला रहे हैं कि कुछ बच्चों की डिमांड भी थी। दूसरी बात यह है कि जेई के कई क्वेश्चंस मेंस के एआई ट्रिपल ई के लास्ट ईयर्स हम लोगों के नीट वाले एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, कुछ एज इट इज़ और कुछ उसी पर बेस्ड। तो कुछ तुम लोगों को प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, कुछ फ़ायदा होगा। और इसमें टोटल बहुत सारे पेपर्स हैं। अब इसी साल अगर 2022 की बात करें तो करीब 23 जून से ये शुरू हुए थे। उस दिन तो आर्किटेक्चर का था। 24 से 29 6 दिन 2 शिफ्टों में, यानी टोटल 12 पेपर थे। तो हम इसको मॉर्निंग शिफ्ट लास्ट डे वाले पेपर्स आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि कुछ पेपर्स का लेवल ठीक था, कुछ का टफ था, कुछ बहुत इजी थे। और मोर और लेस बेटा यही नीट के साथ भी होने वाला है। लास्ट ईयर नीट का पेपर में 8-10 क्वेश्चन अच्छे आए थे और इस साल 20 मिनट्स ज़्यादा भी दे दिए गए हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि, लेकिन पेपर इजी ही आना चाहिए, क्योंकि जब जेई का पेपर का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया गया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक काम करिए कि सारे फार्मूले याद कर लीजिए और साथ में सिंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत डिफिनीशन वगैरह, और आपके नीट में पक्का 35 से 40 क्वेश्चन सही आए होंगे। और दूसरी एक चीज़ और सीख लीजिए कि भाई जो क्वेश्चन लंबा लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसको ना करो, घबराओ नहीं, आगे बढ़ जाओ। अगर ये तुमने, जैसे बैट्समैन खेलता है ना, तो जो अनप्लेबल बॉल होती हैं उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। तो ये चीज़ आदत डाल लो। फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा होगा, घबराओ नहीं। अब देखो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 2 बॉल्स ए एंड बी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कई क्वेश्चंस हम लोग अपने न्यू लाइट वाले पेपर्स में ला चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूंगा कि ये मैंने एफएलटी में रखा था, ये नीट में आया था या वैसे था। तो 2 बॉल्स ए बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। तो पहले एक टावर बना लेते हैं। ये हमने एक टावर बना ली और ये मेरा बेस है, ग्राउंड। अब जो कुछ होगा हम लिखते जाएंगे। देखो क्वेश्चन करने में सर हमसे क्वेश्चन नहीं निकलते या ये नहीं निकलते। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, फुल स्टॉप पे रुकते जाना है, जो जो जानकारी है वो लिखते जाना है। 2 बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। तो मतलब इस टावर की ग्राउंड से हाइट 180 मीटर है। ये पहली चीज़ दी हुई है। बॉल ए इज रिलीज्ड एट फ्रॉम टॉप एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो टी बराबर 0 पे बॉल ए को रिलीज किया गया, यानी इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ये नीचे गिरेगी। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू u एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बॉल बी भी यहीं से छोड़ी गई है, बट ये कुछ समय के बाद छोड़ी गई है और इसकी नीचे की ओर वेलोसिटी u है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सपोज कर लो ये 100 मीटर अबव द ग्राउंड वाली डिस्टेंस है, दिस इज 100 मीटर। और यहीं पे बॉल ए भी आ गई और उसी समय यहीं पे बॉल ए और बी दोनों साथ आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सपोज ये हाइट h है, ठीक है। तो इसको, ये नीचे से 100 मीटर है, तो मतलब ये 80 मीटर है। तो टाइम क्या होगा निकाल लो। 80 इज इक्वल टू यू टी 0 प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, नहीं 2 सेकेंड नहीं होगा,
160 और कट गया तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी इसको आने में यहाँ पर t बराबर 4 सेकेंड पे आई है, और ठीक उसी समय ये भी आई है, लेकिन इसको 2 सेकेंड के बाद छोड़ा गया था। तो इसकी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, डिस्टेंस वही 80 थी क्योंकि दोनों एक जगह थी, और लेकिन इसको जो टाइम लगेगा वो इसको 4 सेकंड लगा है और ये 2 सेकंड के बाद फेंकी गई थी, तो इसके लिए टाइम 2 सेकंड होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जर्नी का टाइम t इज इक्वल टू 2 है। तो फार्मूला फिर लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे गिर रही है हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये फिर 80 हो गई। u हमें नहीं मालूम, टाइम इसको 2 सेकंड लगा, और 1/2 और g की वैल्यू 10 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 1 2 कट गया, 20 इधर आया 60, तो u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, और ये आंसर इसका डी वाला आ जाएगा, आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आईटी के हिसाब से बहुत ईजी था, लेकिन नीट के हिसाब से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें 3 चीज़ें थी। पहले तो इसका टाइम निकालना था, दूसरे फार्मूला लगा के यू निकालना था, और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बी से यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आने में, ये 4 सेकंड से 2 सेकंड कम होगा। तो नीट के हिसाब से ये सेक्शन बी वाला क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass m at rest explodes in 3 pieces in the ratio of masses 1:2:2। तो पहले पीस का मास मान लीजिए m, दूसरे का m और तीसरे का 2m। 2 स्मॉलर पीसेस फ्लाइज अप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बम था, ये फट गया, तो इसके जो 2 छोटे टुकड़े हुए, सपोज ये टुकड़े हुए, तो एक अगर ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इनकी वेलोसिटीज़ भी दी है 30 एंड 40, 30 और 40, इनके बीच का एंगल है 90। और तीसरे वाले पीस की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एंड प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में कराया है, और वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। आप इसको तीसरे पीस की वेलोसिटी v मान लीजिए, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, और फटने के बाद 2m इसकी वेलोसिटी v, और प्लस इसका मास था m, और वेलोसिटी थी 30 i कैप, और इसकी वेलोसिटी थी 40, और मास था m इंटू 40 j कैप, और इससे आप m कैलकुलेट करके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन इसका हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला बताया है, और ये अगर नहीं मालूम हो तो अब भी याद कर लो। अगर इस टाइप का कोई केस हो, एक बम फटता है, 2 पीस इसके परपेंडिकुलर चलते हैं, सपोज उनके मासेस m1 m2 हैं और वेलोसिटीज v1 v2 हैं, और परपेंडिकुलर चलते हैं, मतलब 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, बम पहले रेस्ट में होना चाहिए। नंबर 2, 3 टुकड़ों में बंटना चाहिए, और उसमें से जो 2 हमारे पास हैं, इनको म्यूचुअल v1 v2 से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए 90 डिग्री पे। तो हम इसकी वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला v3 बराबर होता है m1 v1 होल स्क्वायर प्लस m2 v2 होल स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई m3। अभी देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो m1 v1, तो ये 30m हुआ और ये 40m हुआ, तो 30m का स्क्वायर और प्लस 40m का स्क्वायर,
और इसका ले लो अंडर रूट, और इसके बाद जो तीसरा पीस है उसका मास है 2m। तो बेटा ये अब देखो काटने में क्या है, ये m तो बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, और 30 और 40, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर अंडर रूट 50 और 50/2, तो ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और एक फार्मूले का क्वेश्चन था बिल्कुल। नीट में भी बेटा आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें सिंगल फार्मूला कोई लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल वो वाले फार्मूले नहीं होते हैं जो एनसीईआरटी में लग दिए रहते हैं। इस टाइप के केस वाइज फार्मूले कम से कम, अगर एनसीईआरटी वाले फार्मूले डायरेक्ट देखोगे तब भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर ये अप्लाइड को फार्मूले जो हम लोग क्लास में देते हैं उसको देखोगे तो एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन में ये लग जाते हैं। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि फार्मूला रिवाइज कर दीजिए, आई एम ट्राइंग कि स्लाइड बन जाए तो करवा दें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ये इनिशियल एक्टिविटी है, इसको आप A0 मान लीजिए। हाफ लाइफ दी है, ये T हाफ लाइफ है, और हाउ मैनी डेज आफ्टर हाउ मैनी डेज, और ये फाइनल एक्टिविटी है। तो फार्मूला एक ही फार्मूला है, A/A0। अब मैं N0 की आदत थी तो A/A0 ये तीनों के लिए चलता है, चाहे मास अपॉन m0 इनिशियल मास अपॉन रिमेनिंग मास करो, चाहे एक्टिविटी अपॉन इनिशियल एक्टिविटी करो, और चाहे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट के लिए करो। सबका फार्मूला होता है हाफ लाइफ के टर्म में 1/2 T⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब A है 2 × 10⁻⁵, और मेरे पास ये है 2.56 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2n। तो 2n हो जाएगा 2.56 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁵। घबराना नहीं, ये ऊपर जाएगा 10⁵ हो जाएगा, तो 10⁵ - 3 10⁻² यानी 100 हो जाएगा। तो ये 256 बचा, और 256 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 4 256/2, तो ये आ जाएगा 128। तो ये 128 आया, और ये 2n है। अब इसको 2 की पावर में तोड़ लो। अब कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, हालांकि ये टाइम नहीं है कि ये सब हम चीज़ें सिखाएं। इसको 2 की पावर तोड़ने का तरीका सबसे सिंपल ये है भाई, या तो याद रखो 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 28, 128, 7 आता है। और अगर तुम्हें पहाड़े इतनी जल्दी नहीं आते हैं तो ऐसे कर लो, लगातार 2 से डिवाइड करते चले जाओ। लंबा पड़ जाएगा लेकिन हो जाएगा ये। 1 2 3 4 5 6, कुछ गड़बड़ हुआ। 128 का आधा 64, 64 का 32, 2, फिर इसका 32, फिर 16, हाँ 8 भूल गए थे यार, 4, और ये 2 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 2 से डिवाइड करते जाओ, तो n बराबर 7। लेकिन ये तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ 5 डेज है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हुए, हाफ लाइफ इंटू एक हाफ लाइफ में जितने दिन हैं 7 × 5 35 डेज। एक लाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे समझाने में देर लग रही है, करने में देर नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो और मज़ेदार है।
इस टाइप के जहाँ फिगर आई बच्चों के बीपी लो होने लगता है, दिल घबराने लगता है, माथे पे पसीना आने लगता है। ए स्फेरिकल शेल ऑफ 1 kg मास, ये स्फेरिकल शेल है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 2/3 और mr² लेंगे। अगर ये स्फीयर होता तो 2/5 mr² लेते। मास बराबर 1 kg है और रेडियस r दी हुई है। एंगुलर स्पीड से ये रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट ओरिजिन O, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसके अबाउट रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फार्मूला होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mv क्रॉस r, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। और डायरेक्शन वाइज जोड़ना है, तो ये वाला टर्म कितना होगा, देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड हो जाएगा। तो अगर ये x है ये y है तो इसको -k लिख देते हैं, ये इनवर्ड वाली डायरेक्शन है, और इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 और मास की जगह 1 रख दो, और r², r तो दिया नहीं है, और ओमेगा, और साथ में -k। अब हमें दूसरा टर्म लिखना है mv क्रॉस r, तो मास तो 1 दिया हुआ है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बेटा रोलिंग कर रही है, तो कितनी होगी, v बराबर r ओमेगा, तो r ओमेगा। अच्छा, ये mvr निकालना है इसके अबाउट, तो ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है यहाँ तक, और वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है m r क्रॉस v। तो जब r क्रॉस v करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी इनवर्ड ही होगा, तो ये भी -k होगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा, और यहाँ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी r है, तो दिस इज r। और ये वैल्यू हमें कितनी दी गई है, a/3r² ओमेगा, तो दैट इज a/3r² ओमेगा। तो साइन से कोई मतलब नहीं है, ये तो के तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर करने हैं। साइन सिर्फ हमने इसलिए निकाले कि कहीं खुदा न खास्ता दोनों एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डिफरेंट होती तो फिर उनको जोड़ते या घटाते, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे। तो a/3r² ओमेगा इज इक्वल टू 2/3r² ओमेगा और प्लस r² ओमेगा। तो r² ओमेगा कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a बराबर 2 + 3, यानी मेरा तो आंसर 5 आ रहा है। लेट्स चेक, हाँ 5 आ रहा है। हम आंसर लिए हुए हैं नेट से, क्योंकि आईटी का पेपर अब आप लोगों की डिमांड पे कर रहे हैं, और यकीन करो कि मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। जैसे तुम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं भी पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो ये सिंगल फार्मूला क्वेश्चन ही था, इट इज़ वेरी पॉपुलर फार्मूला, हमने खुद ही अपने एसआरबी बैच में पढ़ाया था कि अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फंडा भी बताया था। एक उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा ये मान लो कि सेंटर ऑफ मास चल रहा है, टोटल मास वहाँ है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस पॉइंट के अबाउट जिसके निकालना है, फिर दोनों को वेक्टरली ऐड कर दो। ओके, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला आते हैं। ए सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 44.8 लीटर्स कंटेन हीलियम गैस, तो ये मोनोएटॉमिक गैस है। फिक्स्ड कैपेसिटी का मतलब हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये एनटीपी है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस सिलेंडर बाई 20 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत सिंपल है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए NCV ΔT दीजिए लगाओ, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं
इतने लीटर हैं, ये थोड़ा सा आईआईटी ने अपना दिखाया। अब तुम लोग जानते हो ना कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 लीटर गैस, कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम 1 मोल होता है। 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो ये उसका डबल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स दे हो गए। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो उसकी CV मालूम होनी चाहिए, तो ये 3/2 और R होती है, R दिया हुआ है 8.3 दिया हुआ है, और साथ में डेल्टा T 20 दिया हुआ है, 2 ने 2 को मार दिया, तो 8.3 इंटू 60 कर दो, तो यहाँ पे 6 3 जा 8, 498 आ जाएगा। मैंने गुणा क्यों नहीं किया? अब मैं धीरे धीरे क्लेवरिटी पे आ रहा हूँ, चालाकी दिखा रहा हूँ, तुम लोग भी सीखो। आखिरी डिजिट 8 है और ये आखिरी डिजिट 8 है, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम टू कैलकुलेट कम्प्लीटली अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आंसर मिल गया, बस चलो आगे बढ़ते हैं। और चूंकि जेई का पेपर है या नीट का पेपर है, स्टैंडर्ड है, तो कॉमन बोनस तो जल्दी होते नहीं है, आंसर तो सही होंगे। नन ऑफ द गिवन होता तो पूरा सॉल्व भी करते। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। A wire of length L is hanging from a fixed support. The length changes to L1 and L2 when masses 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its filament. The value of L is equal to, this is a good question. तो वायर ऑफ लेंथ L ये है, और यहाँ से 1/1 करके हम डिफरेंट मासेस लटका रहे हैं। तो फार्मूला मेरे पास होता है, मालूम है कि नहीं, डेल्टा L बराबर फोर्स, ये जो लग रहा है या टेंशन, अपॉन यंग मॉडुलस अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया और L ऊपर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको पहली बार के लिए लगाओ, तो जब मास 1 kg था तो डेल्टा L L1 नहीं है, लेंथ चेंजेस टू L1 है, तो डेल्टा L जो होगा वो L1 माइनस L हो जाएगा, बराबर 1 इंटू L अपॉन Y इंटू A, और G भी लगा दो भाई, फोर्स तो 1G होता है। और जब मैंने 2 kg का लगाया तो L2 लंबाई हो गई, तो डेल्टा L हो जाएगा L2 माइनस L इज इक्वल टू 2 इंटू LG। एक्चुअली G इसके साथ है फोर्स के लिए, जगह नहीं तो लिख दिया, फिर उसी फ्लो में नीचे भी लिख दिया Y है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L इज इक्वल टू 1/2। देखो बाकी सब कट गए, तो 2L1 माइनस 2L इज इक्वल टू L2 माइनस L। तो 2L1, 3 is not there, 2L1 माइनस L2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2L माइनस L, तो L इज इक्वल टू 2L1 माइनस L2। तो ये सी वाला ऑप्शन सही था, एक ही फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करा दिया था, है सिंगल फॉर्मूले पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक लंबा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन इज राइट। And kinetic energy of the photoelectrons is 0 if the energy of incident radiation is equal to the
वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। तो ये भी सही है, हम जानते हैं कि मैक्स बराबर होता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सबकी जीरो होगी। अब यह है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये तो चला गया। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ये भी चला गया, दोनों सही थे। अब देखो बेटा, ये जो ये क्वेश्चन सबसे श्योर शॉट होते हैं जब सी और डी में कोई आंसर हो, क्योंकि एक सही है एक गलत है, हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब ए और बी में होता है ना तो ज़रा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि ये इसको एक्सप्लेन करता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं करता है। मुझे तो नहीं लग रहा है ये करता हुआ कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला लग रहा है। तो आई विल गो विद बी। देखिए एनटीए का क्या आंसर है। हाँ, एनटीए ने भी बी दिया है, राइट। तो ये आंसर इसका बी है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके यहाँ भी बायो में आते हैं। दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग अल्टरनेटिव। हमने कई बार कई बुक्स में देखा है, पहले एक एग्ज़ाम एम्स का होता था, उसमें स्टेटमेंट के 15-15 क्वेश्चन आते थे। तो वही क्वेश्चन वही रीज़न, कोई राइटर इसको ए बताता था, कोई राइटर इसको बी बताता था। तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट ए एंड बी। अगर सी और डी आए तो आराम से मारो, बट ए और बी आए तो थोड़ा सोच लिया करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेलोसिटी दी है b x की पावर 5/2। The work done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4। याद करो बेटा, याद करो इसे। मुझे तो याद आ गया है, हालांकि हमने एनालिसिस नहीं करी है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बस वहां पे b √x था या 3/2 था, आई डोंट रिमेंबर, बट इस टाइप का क्वेश्चन था और वेलोसिटी दी है। तो हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो वर्क डन यानी सिग्मा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई विल नॉट गो टू फाइंड फोर्स एंड ऑल दैट। बी की वैल्यू भी इन्होंने दी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब वेलोसिटी x बराबर 0 पर था तब तो वेलोसिटी 0 थी, इसी फॉर्मूले में रख दे रहे हैं। और जब ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 4 पर था तो यहाँ पर हो जाएगा b और x की जगह मैं ले लूँगा 4 की पावर 5/2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल तो 0 थी, बस फाइनल वाली निकाल लें और वही वर्क डन होगा। तो वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। मास है 500 ग्राम, इट शुड बी इन केजी। अगर आंसर जूल में चाहिए तो 500/1000। और वेलोसिटी की वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा b² और 4 की पावर 5, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 की पावर 5 हो जाएगा। 4 की पावर 5/2 का स्क्वायर, तो पावर में गुणा होकर 5 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा तो 1/4, और b की वैल्यू 0.25 है। तो 0.25 का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4, तो इंटू 1/4 ये भी हो गया, और ये 4 की पावर 5 है, तो 4³ यानी 64। क्या गड़बड़ हुई? हाँ, गड़बड़ यहाँ हुई।
मैंने ही गड़बड़ की है। बी स्क्वायर था तो बी की वैल्यू 1/4 थी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे 4 क्यूब है, ऊपर है तो 4 स्क्वायर रहेगा भाई, ये 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16। 16 है, हाँ आंसर डी वाला है। इस आईआईटी के पेपर में अभी तक कहीं मुझे आईआईटी नहीं दिखा जैसा हम लोग दिया करते थे। अच्छा है, मैं तो ये सोच के खुश होता हूँ कि जब आईआईटी ऐसा आ रहा है तो नीट तो और अच्छा होगा, तुम लोग फोड़ाओगे फटाफट। 2-4 क्वेश्चन कठिन रहेंगे यार, छोड़ने की आदत डाल लो। क्वेश्चन पढ़ो, आ जाए तुरंत करो, लंबा लगे छोड़ दो, थ्योरी वाला हो तुरंत करो, ठीक है ना। तो तुम देखोगे ना कि शुरुआत के हो सकता है 4 छोड़ने पड़े, लेकिन निराश मत होना, बढ़ते रहना। पक्की गारंटी दे रहे हैं, पढ़ाना छोड़ देंगे चाहे जैसा पेपर आए, लेकिन नीट के पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें आते होंगे। उसके फार्मूले एनसीईआरटी में होंगे, उसका कंसेप्ट एनसीईआरटी में होगा, वो तुम्हारे किए हुए होंगे। 4-5 तो हर एग्जामिनर यार अपना कुछ ना कुछ दिखाता ही है, उसको भी तो खराब लगता होगा ना कि हमने 50 क्वेश्चन दिए, लड़कों ने सारे कर दिए, तो 2-4 क्वेश्चन तो रख ही देता है, उसको छोड़ने की आदत डाल लो बस। अब देखो, चार्ज पार्टिकल मूव्स along सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए साइक्लोट्रॉन। The kinetic energy of charged particle increases to 4 times the initial value. What will be the ratio of new radius to the original radius of circular path of the charged particle? सर सर्कुलर साइक्लोट्रॉन आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ा कठिन होगा। कहीं लिखा है साइक्लोट्रॉन? हाँ, तो भैया साइक्लोट्रॉन जो है ना, ये तो तुम्हें डराने के लिए लिखा है। बेसिक मोशन तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है mv² r इज इक्वल टू q इंटू वी इंटू बी, ये हुआ। और यहां से रेडियस आ जाती है mv/r। r बराबर, ये क्या लिख दिया मैंने, r बराबर mv/qv। अब देखो यहां पे इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखता हूं। R बराबर, ये मोमेंटम है, एक बार पेपर एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया भी था कि इसके कई फॉर्मेट होते हैं। तो इसका मतलब है R² इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्या नए तरीके से पूछा आईआईटी ने, हम लोग इसको इस तरीके से पूछते थे, देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स, एक का मास इतना है, दूसरे का मास इतना है, चार्ज इतना इतना है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, एक की रेडियस इतनी है, दूसरे की रेडियस इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो या बताओ, या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पहले ये था बाद में ये था, तो रेडियस का रेशियो बताओ। और आईआईटी ने क्या किया, कहा 2 पार्टिकल नहीं लेंगे, हम एक ही पार्टिकल लेंगे। और साइक्लोट्रॉन में इतना तो जानते ही होगा यार, पार्टिकल घूमता है तो रेडियस भी बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है, तो उसने एक ही पार्टिकल लिया, मतलब एम क्यू ये सब तो चला गया। तो अगर हम r1² करें, दैट विल बी k1/k2। और ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, तो यानी k2 बराबर 4k1, तो ये k1 कट गया और r2 बराबर 2r1, या r1/r2 बराबर 1:2। तो अब देख लो, न्यू अपॉन ओरिजिनल है तो दैट इज 2:1 आंसर होगा। कई लोग तो 1/2 लिख के चले आएंगे। ध्यान से देख लिया करो किसका रेशियो पूछा है, r2/r1 पूछ रहा है, तो r2/r1 इज 2:1 होगा। और ये क्वेश्चन कहीं से कठिन नहीं था। साइक्लोट्रॉन तो यार ऐसा है कि आईआईटी तो है ही, सांप तो है ही है, नहीं डसेगा तो फुफकारेगा। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के पिछली साल नीट में आया था। फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट I वर्सेस ओमेगा करंट इज शोन, टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा R द सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, to the left of omega r circuit is mainly inductive, at omega r impedance of the circuit is equal to the resistance of the circuit,
एट ओमेगा आर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 0। तो इसने तुम्हारे एसी के फंडे चेक कर लिए। तुमको मालूम है इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। मेरे पास फेज डिफरेंस होता है tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। तो अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो XL विल बी ग्रेटर देन XC होगा, और कैपेसिटिव सर्किट होगा तो XL विल बी लेस देन XC होगा। पहली चीज़ तो ये मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर हम XL और XC दो डिफरेंट कलर से बना देते हैं, पहले XL बनाते हैं तो वो ऐसे जाएगा, और अगर मैं XC बनाता हूँ उसको ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा, और जहाँ पे ये दोनों काटेंगे वही ओमेगा आर होगा। अब ओमेगा आर के अगर हम लेफ्ट में हैं तो देखो XL कम है, XC ज़्यादा है, तो टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर दिस सर्किट इज मेनली इंडक्टिव, ये गलत हो गया, और सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव सही हो गया। ओमेगा आर एट ओमेगा आर इम्पीडेंस इज इक्वल टू, तो इम्पीडेंस क्या होता है, अंडर रूट ओमेगा XL माइनस XC इंटू होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ओमेगा एल माइनस XL माइनस XC तो रेजोनेंस पे 0 होता है, तो ये तो सब लोग जानते ही हैं, तो Z बराबर R होता है। यार ये भी सब लोग जानते होंगे, मैं काम समझा रहा हूँ। तो एट ओमेगा आर इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो A भी सही है, C भी सही है। ये वाला गलत है, 0 नहीं होता है, रेजिस्टेंस ना हो तो 0 होता है। LCR है मतलब R है, तो Z बराबर R होगा एट ओमेगा आर, तो C सही है। अगर हम ये कह देते कि R नहीं है तब 0 होता, लेकिन यहाँ पे R है। 11, ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 kg का है, ठीक है, और ये रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन है, फ्रिक्शन नहीं है। इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1 kg पर सेकेंड वाटर निकलता है, स्पीड 10 है, एंड देन इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर गिरेगा तो ये किस मोमेंटम से आएगा, 1 सेकेंड में आने वाला वाटर होगा 1 kg पर सेकेंड, और इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोमेंटम है। यहाँ पर एक तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला ये पढ़ा होगा कि ये जो मोमेंटम आएगा, ये जो बॉल आई, तो इनिशियल मोमेंटम mv है, तो अगर ये इसमें रुक गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो हमारे पास ये इनिशियल मोमेंटम mv था और फाइनल हमारे पास 0 था, तो चेंज इन मोमेंटम जो इसका हुआ वो 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम हुआ। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन दे रहा है तो 2 mv चेंज इन मोमेंटम होता था, तो mv तो ये दिया हुआ है, ये mv है। और यहाँ पर जो NTA ने आंसर दिया है वो मान रहे हैं कि पानी इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और ये बहुत सही भी है। मेटल से ये मत समझना कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक लोहे का ले लो, उस पर आप पानी की धार डालो, जरा देखो जरा कितना पानी बैक मारता है, मोस्ट ऑफ देम तो एब्जॉर्ब ही हो जाता है। तो आइडियल केस में मान लिया कि पानी इस मेटल के साथ रुक गया, ये 0 वेलोसिटी हो गई तो नीचे गिरा, तो इनिशियल मोमेंटम 10, फाइनल 0, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड 10, और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होता है फोर्स, और दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बाय वाटर जेट। तो एक्सेलरेशन के लिए इसको मास से डिवाइड कर दो, ये 5 आंसर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्वेश्चन कई लोगों से डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि उस लोगों को फार्मूला मालूम होता है, 2 mv फोर्स लगता है।
ये वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन है, इतना पुराना क्वेश्चन है, बस इन्होंने ए और बी की डायमेंशन ना निकलवा करके सीधे सीधे उनका रेशियो पूछा है। तो ये वॉल्यूम है, तो बी की डायमेंशन तो आप जानते ही हो, ये एल क्यूब होती है, और ए की डायमेंशन कितनी होती है, प्रेशर की होती है एम इंटू एल स्क्वायर, और ये एल क्यूब है। प्रेशर की ml-1 होती है, और ये एल क्यूब है, तो एल की पावर -5 और t-2, तो आंसर हो जाएगा m l। लेकिन 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 ये तो हमने ये कर दिया t-2, ये आ गई। अब यहाँ पर ये क्या हम चेक करें सबकी डायमेंशन लिख के? नहीं, हम ऐसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू वी, तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन वी। आंसर सी वाला सही हो गया, टाइम भी बच जाएगा। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स if magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b। तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखो भाई, √a² प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, उनके बीच का एंगल मैंने मान लिया जो कि निकालने को कहा गया है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड भी याद होगा, a² प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये -2ab cos थीटा। ओके, अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है, और a और b बराबर दिए हैं, तो हमने मान लिया लेट a इक्वल टू बी इक्वल टू x, तो x² प्लस x² 2x² प्लस 2x² cos थीटा स्क्वायर कर दिया, तो 2x² प्लस 2, मैं स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैंने आंसर मन में निकाल लिया है, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये 4 और अंदर 2x² माइनस 2x² cos थीटा हो गया। अब काट दो भाई 2x² से, कॉमन ले लो इधर 2x², 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा, इधर भी 2x² कॉमन ले लो तो 8x², 1 माइनस cos थीटा, ये काट दिया, ये 4 आ गया, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 cos थीटा, तो 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, cos इनवर्स 1/3, डी वाला आंसर आ गया, थीटा इज cos इनवर्स 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The escape velocity of body planet A is 12, escape velocity another planet B whose density is 4 times। तो escape velocity प्रोपोर्शनल होती है R√D, निकाल के देख लेना, फॉर्मूला है हम लोगों का बड़ा फेवरेट। तो A पर है 12 और ये है R√D, और दूसरे प्लेनेट पे निकालना है तो V प्रोपोर्शनल टू, तो रेडियस आधी हो गई और डेंसिटी 4 टाइम्स हो गई, 4D। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये 2 बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो यानी V बराबर 12 हो जाएगा, तो आंसर 12 ही रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, हम ऐसे देखते हैं क्या हुआ। देखो ये तो 12 थी, अब देखना ये 2 टाइम्स हुई, 4 टाइम्स हुई तो 2 बाहर आया, ये आधा हुआ तो 2 नीचे गया, कट गया ना, मतलब 12 रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए जाते हैं।
इससे सिंपल फॉर्मूला क्या पूछे, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, देखो पढ़ लो, हम हट जाते हैं। एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5। तो बेटा BH बराबर होता है BE cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिप। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है तो ये 0.5 गैस हो गया, BE निकालना है और cos 30 होता है √3/2। cos 30 मैंने लिख दिया, एंगल ऑफ डिप 30 दिया हुआ है। 0.5 भी 1/2 होता है, तो BE इंटू √3/2। तो 2 ने 2 को मार दिया, B की वैल्यू टोटल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 1/√3 हो गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ JEE नाउ। अरे यार, इससे अच्छा पेपर तो हम लोग बना देते हैं भाई, बहुत सिंपल पेपर है। आप लोग बेटा जितने क्वेश्चन करते बनो कर सकते हो। और अब इस पेपर को सॉल्व करते समय जब मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आप लोगों के मतलब के हों हम करवा दें। तो यस, मैं इस काम पे आज से जुड़ जाता हूँ। 15वां हो गया है, चलिए 16वां क्वेश्चन आइए। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, x इज इक्वल टू 10 sin 2 पाई। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, a ओमेगा, तो 10 इंटू 2 पाई n, ये आ गई। दिस इज n, ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है, मैक्सिमम है और पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी की। तो 4 टाइम्स और वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये ω/k होती है। तो ये 2 पाई है तो ओमेगा हो गया, या ऐसे समझ लो ये वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो n लैम्डा हो गई, n लैम्डा। तो n से n कट गया और ये 5 आ गया, 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 पाई। क्वेश्चन तो ये कई बार आया, लेकिन IIT ने थोड़े अलग अंदाज में पूछा, कठिन नहीं था, पूछने का फ्लेवर थोड़ा नया था। A parallel plate capacitor is filled with a medium of dielectric constant 10 is connected across a battery and charge। तो चलो भाई, तो इसकी डायमेंशन मान लो, कैपेसिटर की डायमेंशन मान लो, कितनी मान लें, ε0 A/d मान लिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें 10 वाला पड़ा हुआ है। अब यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ये E था, तो बैटरी अपना पोटेंशियल इसे दे देगी और इसकी एनर्जी हो जाएगी K1 तो नहीं लिखते हैं, U1 लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाफ C, तो C तो ये हो गया ε0 A/d इंटू E², ये हो गई। The dielectric slab is replaced by another slab of dielectric constant 15। तो पहले वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने हटा दी, दूसरी वाली डाल दी। बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज नहीं बदलना है, तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ 15 ε0 A/d E²। और मुझे निकालना है कि द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी, तो देखो ये 10 थी, 15 हो गई, तो 50% बढ़ गई है, इंक्रीजेस बाय 50%। अब ये देखो कितनी जल्दी हो गया। वैसे तुम लोग इसको ऐसे करोगे, डिक्रीज वाला तो करना नहीं क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। कुछ लोग इसको करेंगे U2 - U1/U1 इंटू 100, तो करके देख लो बेटा, वही आएगा। हमने ऐसे किया, देखो ये 10 थी, ये 15 थी, तो इसकी आधी बढ़ गई है, तो यानी 50% बढ़ गई है। तो आंसर 17 का
ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम produces fringes of wavelength 0.5 mm if another monochromatic light of 6 used and separation between slit is doubled। तो बीटा बराबर होता है बेटा d लैम्डा अपॉन d। तो पहले ये 0.5 थी, अब देखो हम ऐसे ही कर देते हैं, पहले ये 5000 था, अब 5000 के बदले में तो 5000 और सेपरेशन बिटवीन द स्लिप्स डी थी और ये डी मान ली। अब नई वाली बीटा हो जाएगी, वेवलेंथ 6000 है और इसको भी हमने 2D कर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड और ये डी है। तो अब इसको कर लीजिए, बीटा अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 6000 अपॉन 2 और ये 5000। तो ये तो पूरा खैर कट गया, तो बीटा बराबर 6/10 इंटू 0.5, 5 2 जा 6 हो गया, तो 3/10 यानी ये 0.3 आ गया। तो आंसर विल बी डी, 0.3 mm नई फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ओनली 2% ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स फ्रीक्वेंसी इज द अवेलेबल। ये बेटा इसको लीव दैट, आईटी का करो लेकिन वही करो जो तुम्हारे कोर्स में है, लीव इट, क्योंकि ये बेटा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। तो जेईई मेंस में कम्युनिकेशन है और आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही करिए ना जो आपके यहाँ आएंगे, सब क्यों करेंगे। इसके बाद बेटा जो आपके पास आईटी में करना है, आईटी, लेकिन इसके बाद जो दो फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, दोज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज वो क्वेश्चन लंबे हैं जिसमें फिलिंग करनी होती है इंटीजर आंसर्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे हैं और वो नीट में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये मेरे पास थे नीट, कुछ सिंपल भी हैं बट जैसे मैं देखता हूँ कि कौन कौन से हैं। 2 coils requires 20 minutes and 60 minutes respectively to produce same amount of heat energy when connected same source. If they are connected in parallel arrangement to the same source, the time required produce same amount of heat by the combination of coils. तो ये तो खैर क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि अगर एक T1 टाइम लेता है, एक T2 टाइम लेता है, तो अगर उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो टाइम लगेगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 80, तो ये 4 हो गया, ये 15 मिनट्स इसको लगेगा। फंडामेंटली करो तो काफ़ी कठिन है, लेकिन ये सिंगल फार्मूले का था। Intensity of light from a bulb incident on a surface is this. The amplitude of magnetic field in this light wave is this. Given permittivity of vacuum is this. Speed of light in vacuum is this. तो इसमें बड़ा सीधा फार्मूला लगेगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इंटू सी। इससे E0 निकल जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 दिया है तो हम E0 ही निकालेंगे, और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी के बराबर। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो आपके ऊपर है, बट फार्मूला इज वेरी सिंपल एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 43 इंटू 10 to the power -9 something।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। As per given figure, two plates A and B of thermal conductivity K and 2K are joined form a compound। देखो ये 100 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द प्लेट मतलब इनकी लेंथ दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेट्स इज 1 + 5 अपॉन अल्फा। तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना जानते हो? थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में बराबर कर दो। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? यूनिट मत बदलो, यूनिट वही रखो, वो सब कट जाएंगी क्योंकि बराबर करोगे। तो L/KA, तो ये अब ये K है और एरिया तो दोनों का सेम है, तो हम एरिया लिखेंगे ही नहीं। एरिया दिया है ना 120, लेकिन हम लिखेंगे ही नहीं। एरिया ही बना रहेगा। और प्लस 2.5 अपॉन 2KA। और अगर मान लो ये पूरा एक मटेरियल है तो टोटल लंबाई हो गई 6.5 अपॉन कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, तो वो दिया हुआ है 1 + 5 अपॉन अल्फा इंटू K और इंटू एरिया। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, A कट जाएगा, तो इसलिए हमने एरिया लिखा ही नहीं। और यहाँ K है, यहाँ 2K है, तो ये 12.5 हो गया टोटल अपॉन 2K। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, नीचे 2 था ना, इसको यहाँ K था, वहाँ 2K था, तो मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 + 2.5 तो 10.5 आ गया। सॉरी 8 + 2.5 तो 10.5, और ये 6.5 अपॉन 1 + 5 अपॉन अल्फा इंटू K। K से K भी कट गया और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 5 काहे को डिवाइड कर दें, 10.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 1 + 5 अपॉन अल्फा। 5 से काटो यार, 5 से कटेंगे, 2.1 और ये 1.3 आ गया, 5 से काटा है, तो 1 + 5 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1.3 इंटू 2 अपॉन 2.1। तो 5 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 13 दूनी 24 अपॉन 21 माइनस 1। तो 5 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 21 और 26 माइनस 21। तो 5 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 21, तो अल्फा बराबर 21 आएगा इसका आंसर। ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा, ये टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी इज परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड 10, velocity of body was tripled by air jet when it is at 5 centimeter from mean position. The new amplitude of vibration is √x centimeter. Find the value of x. मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इसी साल के FLT के मैं आपको नंबर बाद में बता दूंगा। सेक्शन बी में मैंने बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के रखा था। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, और यकीन करो जब नीट में जेई में रिपीट हो रहे हैं तो नीट में और ज़्यादा रिपीट होंगे। सारे FLTs और नीट वाले पेपर एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट। जो गलत रिवाइज करने का मतलब अब टाइम नहीं बचा है सर, कैसे करें? तो भैया मेरे जो पहले गलत हुए थे वही अब भी गलत होंगे, तो खाली जो तुम्हारे गलत हुए थे वो रिवाइज कर लेना, तो काम 1/4 रह जाएगा। तो बॉडी की पहली एनर्जी कितनी थी? देखिए ये बॉडी SHM कर रही है, ये मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये इसकी टोटल एनर्जी थी। ठीक है, ये E1 थी। E2 में ये यहां आया और ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ये हुआ प्लस, अब इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी होगी? अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी ट्रिपल्ड हो गई। वेलोसिटी ट्रिपल्ड हो गई। ट्रिपल्ड होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ट्रिपल्ड हो गई, v 3 गुना हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहां थी कितनी थी वो भी निकाल सकते हो। हाफ ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे। लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ डबल कर दी, यानी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गई। अब नया एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? नया एम्पलीट्यूड, अब एनर्जी बढ़ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स यहाँ पर बढ़ गई जब ये x बराबर 5 पा। तो नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 9/2 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब बराबर करने का मौसम आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर तुम्हें निकालना ही है, तो ये बचा 25 प्लस 9/2 और ये बना 100 माइनस 25 यानी 75। अब सॉल्व करो भाई इसे, ये आ जाएगा 1/2 50 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कैलकुलेट तो यार करना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। तो 1/2 ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 50, सही कर रहे थे, और 9 बचे 45 की 5, 4 आया 9 सतह 63 और 4 67, तो 675, तो 700 725, तो 725/2, तो न्यू एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 725/2। माइट भी मेरे कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गई हो, लेकिन गलती होती तो नहीं है जल्दी। वेलोसिटी 3 गुनी कर दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी, पहले एम्पलीट्यूड 10 था, ये 5 था, ठीक है। गड़बड़ हुई है मुझसे, जब ये हाफ कट गया था तो ये 2 नहीं होगा, ये 9 था और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, और ये कैलकुलेशन में चेंज कर देता हूँ। 25 प्लस 9 पचे 45, 4 और ये 675 आ गया, तो ये 700 आ गया। अब ये एम्पलीट्यूड जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू
700 आया है और a इज इक्वल टू √700 है, और ये एम्पलीट्यूड √x कह रहे हैं, तो x की वैल्यू 700 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट, ये ग्राफ देख लीजिए, V और I के बीच में ग्राफ है, तो इससे इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा। स्लोप है इसका 1045, रेजिस्टेंस 1 हो गया, और लेंथ ऑफ द वायर 31.4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लीजिए, और डायमीटर ऑफ वायर मेजर 2.4 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया पाई, और ये कर दो 1.2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी इज x इंटू 10⁻⁻3, और पाई की वैल्यू आप 3.14 लीजिए, तो ये 10 आ जाएगा कट के, और 1 बराबर x, और ये 10⁻⁻2 10⁻⁻4 ईयर, और 1.2 और इंटू 10⁻⁻4, और ये 1.2 इधर भी आया, तो ये तो इससे कट गया, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू ए हीट इंजन एंड रिजेक्ट 25 कैलोरी ऑफ हीट। सोर्स टेम्परेचर इज 227, द टेम्परेचर ऑफ 6, तो 300 कैलोरी की हीट दी गई, तो ये Q1 है, और रिजेक्टेड हीट Q2 यानी 225 है, और दैट इज इक्वल टू सोर्स टेम्परेचर 227 प्लस 273, और मान लीजिए ये T प्लस 273 है, और नाउ यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 102 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 7th वाला देखिए, √D1 ये छोड़ दीजिए, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, वैसे है क्वेश्चन ये सिंपल, √D प्रोपोर्शनल टू, ये cot θ/2 होता है, तो D1/D2 ये निकल आएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये भी अब अपने सिलेबस से हट गया है, बट क्वेश्चन इज़ बहुत सिंपल है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बेस करंट 100 दिया हुआ है, और ये कलेक्टर है, तो बीटा तुम्हारा निकल आया। कलेक्टर का अरेंजमेंट चेंज 10 मिली एम्पियर, और ये मिली एम्पियर था, और ये 100 माइक्रो एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर, तो बीटा निकल आया। लोड रेजिस्टेंस इतना है, इनपुट रेजिस्टेंस इतना है, तो आप जानते हो पावर बराबर होता है बीटा स्क्वायर लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन था, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A parallel beam of light is allowed to fall on a transparent spherical globe of diameter 30 cm and refractive, तो ये कोई स्फेरिकल ग्लोब है, डायमीटर 30 है, तो रेडियस 15 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और कहते हैं ये कन्वर्ज कहाँ होगी, तो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, तो मान लीजिए ये कहीं मिलेगी आगे चल के, तो 1.5/V माइनस 1/∞, इधर एयर था, ये पैरेलल है, तो ये इन्फिनिटी, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन, और ये रेडियस इधर पॉजिटिव है, तो r की जगह 15 आ गया। इससे ये v निकल आएगा, v निकाल लीजिए, तो 1.5/V इज इक्वल टू 0.5/1/30, तो v इज इक्वल टू 15×45, 45 सेंटीमीटर आया। तो यानी ये रेज इसको मिलेंगी, ऐसे जा रही हैं, और ये अगर दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता तो ये आगे 45, यदि ये तो 15, ये तो 30 है, तो 45, ये 15 सेंटीमीटर पर मिटती,
पर यहाँ फिर इनका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, और इस बार हम लेंगे μ2 यानी 1 और v निकालना है -1.5, और r की वैल्यू इस बार -15 है क्योंकि ये इधर पड़ रहा है, और बराबर 1 - 1.5। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहाँ u होता है तो 1.5, और u की वैल्यू यहाँ से लेनी है तो +15 लेंगे और ये -15 लेंगे। तो इस बार 1 फाइनल v बराबर आ गया, ये 1/10 है, और ये मेरे पास -1/30 है, नहीं -1/30 नहीं, +1/30 है। ये उधर गया, 1/v बराबर 1/10 आया और +1/30 आया, तो इसको 3 मल्टीप्लाई किया तो 4/30 आ गया, तो 1/v, तो v बराबर 30/4 यानी 7.5 आ गया। तो यानी ये वाली रेज और यहाँ से कन्वर्ज हो जाएंगी, गोज लाइक दिस, ऐसे आ जाएगी। अब अगर तुम्हें यहाँ से निकालना है तो कहाँ से निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से निकालना है तो बेटा 15 में 7.5 जोड़ दो, तो योर आंसर विल बी 22.5। अब ये हमने सेंटीमीटर में दिया था, ये मिलीमीटर में दे रहे हैं, इसलिए 225 हो गया है। और ये लास्ट है, वैल्यू ऑफ VA - VB पूछ रहा है। अब ये तो यार हमसे मत ही पूछो, जानते हो क्या होगा, I कितना हो जाएगा बताओ? I हो जाएगा 15/3 यानी 5, बहुत ही बेसिक सर्किट है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो 2 × 5 यानी आंसर मेरा 10 वोल्ट आ जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा नीट का मॉर्निंग का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 30 क्वेश्चंस। और अब हम ऐसा करेंगे कि बाकी के भी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो क्वेश्चन इसमें बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे, तो स्ट्रेटजी ये है कि बेटा भाई सारे फार्मूले याद कर डालो, जितने कुछ फार्मूले होते हैं F बराबर ma, और कुछ सब फार्मूले होते हैं, जैसे मैंने बम फटता है तो एक्सप्लोजन वाले कर दिए, उसको याद कर डालो तो तुम्हारा मैक्सिमम पेपर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग। और न्यू लाइट आपकी फिजिक्स की पूरी परवाह कर रहा है, बहुत जल्दी फिजिक्स का रैपिड फायर भी होगा और फिजिक्स के फार्मूले भी रिवाइज कराए जाएंगे। जुटे रहिए हम लोगों के चैनल के साथ। थैंक यू।